welcome to my channel The Unique Studies. So today we are going to understand part 2 of the chapter Gravitation. So let's start. In the last lecture we had learnt about Kepler's laws. So now let's move forward and learn about Newton's universal law of gravitation. So in this law what Newton says is that any two objects in the universe, कोई भी दो objects अगर हम लेंगे universe में के, let it be A and this may be B. So they will attract each other with a definite force. मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ईच अदर को अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स की मदद से, और ये फोर्स जो होगा वो समथिंग डेफिनेट, इट विल बी हैविंग अ डेफिनेट वैल्यू एंड दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses of those two objects and inversely proportional to the square of distance between them. मतलब क्या, if mass of one object, if mass, not mass, product of mass of any one object, if this m1, this may be a m1 and this is m2, so m1 into m2 is directly proportional to this force. मतलब क्या, अगर ये प्रोडक्ट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड इफ दिस डिक्रीजेस फोर्स विल ऑल्सो डिक्रीज. And on the other hand this force will be inversely proportional to the square of distance between them. मतलब इनके बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें, let it be d, so ये जो d का स्क्वायर होगा that will be inversely proportional to this force. मतलब क्या, अगर d की वैल्यू इंक्रीज होगी तो f डिक्रीज होगा, एंड इफ f इंक्रीजेस d will decrease, so the value of d square और d will decrease or increase. सो इसी के बेसिस पे ये लॉ दिया गया है. अब हमने ये सारे केसेस देख लिए एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है. सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल फॉर्मुलेट द न्यूमेरिकल ऑफ दैट लॉ, वी विल गिव सम फॉर्मूला टू दैट लॉ. मतलब क्या, हमने देखा कि दैट फोर्स, दिस फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन दैम. सो हमने ये ऐसे लिख दिया, पर हमने यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन यूज़ की है, दिस साइन, इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा अगर ये फॉर्मूला हमें एक्चुअल में यूज़ करना है तो. सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, इस साइन की जगह हमें इक्वल टू लाना है. तो वी हैव लर्नड इन लोअर स्टैंडर्ड्स दैट इक्वल टू लाने के लिए हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है. तो यहाँ पे भी हम कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट को लेंगे. So f will be equal to g. Here g is the constant. You have taken g as a constant. m1 m2 upon d square. So ये मिल गया हमें f का फॉर्मूला. बट हमें डाउट है कि what is this g exactly. So let us see what that g is. This g is none other than universal gravitational constant. It is universal ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. मतलब क्या, कहीं भी जाए यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, एंड दैट वैल्यू इज़ फिक्स्ड, एंड दैट वैल्यू इज़ 6.673 इंटू 10⁻⁻11. बट ये जो वैल्यू है ना, इसे कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम ऐसा ही लिखते हैं कि सिर्फ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ही लिखते हैं. अब दिस इज़ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो इसका कुछ तो यूनिट होगा ना. वो यूनिट क्या है ये हम अब देखेंगे. सो हमने देखा था कि दैट एफ इज़ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. सो यहाँ पे हम सिर्फ बाकी की वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे. लाइक हमें अब g चाहिए ना, सो g विल बी इक्वल टू m1 एंड m2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, राइट. सो यहाँ पे जो जाएंगे या फिर इस साइड होगा तो यहाँ पे डिवाइड होंगे, लाइक अपॉन m1 m2, एंड d स्क्वायर इज डाउन साइड, इट इज़ डिवाइडेड, सो व्हेन इट विल कम टू दिस साइड इट विल गेट मल्टीप्लाइड, सो d स्क्वायर. अब हमें इन सब के यूनिट्स चाहिए. सो इट विल बी लाइक g विल बी f, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, so here square is there, so meter square upon m1 into m2. mass means what, kg unit होता है इसका, so kg into kg, so kg square यहाँ पे होगा.
सो हमें मिल गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का कांस्टेंट का यूनिट विच इज़ नन अदर दैन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. इसे हम ऐसा लिखेंगे लाइक यूनिट ऑफ जी विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर or we'll write it as Newton meter square and kg raised to -2. सो ये -2 क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड का साइन है, बट यहाँ पे हमने इसे मल्टीप्लाइड में लिया है, इसलिए जब ये ऊपर जाएगा लाइक इट इज़ लाइक दिस kg is 1/kg स्क्वायर. अगर हम जनरली अगर हम देखा जाए जनरली 1/a जो होता है 1/a इट इज़ इक्वल टू a रेज टू -1. सो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया एंड थस वी गॉट दिस वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी रेज टू -2. दिस इज़ द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो मूविंग फॉरवर्ड विल चेक अबाउट who discovered this. मतलब जी किसने डिस्कवर्ड किया, who discovered this universal gravitational constant. So it was discovered by a scientist named Henry Cavendish. Henry Cavendish was the first person to experimentally measure the value of G. मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे कि जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए. मतलब उस टाइम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली हमें नए नए थ्योरम्स मिलते थे, लॉज मिलते थे. सो हेनरी कैवेंडिश वॉज द वन हु मेजर्ड द वैल्यू ऑफ जी. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की थी, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट. वी कॉल्ड इट नाउ-a-days वी कॉल्ड इट कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट. सो उस एक्सपेरिमेंट से ही उन्हें जी की वैल्यू मिली थी विच इज़ 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो अब हमने ये तो देख लिया कि व्हाट इज जी क्या है. मतलब जी क्या है, मतलब इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो जी की वैल्यू भी पता चल गई, इसका यूनिट भी पता चल गया है, किसने डिस्कवर किया वो भी पता है, बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ वो तो अब तक क्लियर नहीं है. सो व्हाट इट इज़ कि अगर हमने सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, अगर हमने ये दो ऑब्जेक्ट्स लिए, विल नेम इट दिस इज़ 1A एंड दिस इज़ B. और ये ऑब्जेक्ट्स है ना, इसका मास सपोज A का मास होगा, हमने 1 kg ले लिया एंड इसका मास हमने भी 1 kg ले लिया. एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने पकड़ा 1 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है. सो इनके बीच जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है ना, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज जी. मतलब इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स चल रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ नन अदर देन जी, वो जी है. इट इज़ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी. सो वो फोर्स है. और अगर सिंपल भाषा में डिफाइन करना चाहे हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक हमने यहाँ पे 1 kg कहा था, 1 kg 1 मीटर, तो इंस्टेड हम कहेंगे 1 यूनिट का मतलब ही होता है 1. सो यूनिट मासेस मतलब इसका मास 1 अगर हमने पकड़ा, इसका भी 1 पकड़ा और डिस्टेंस भी 1 पकड़ा, तो इनके बीच जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दैट इज़ नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और उसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो हियर हमने सीख लिया व्हाट इज़ एग्जैक्टली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसकी सारी टर्म्स को हमने सीख लिया. सो नाउ लेट्स चेक व्हाट इज़ नेक्स्ट. तो हमने यहाँ तक तो सब कुछ स्टडी कर लिया, पर अगर हम ये दो ऑब्जेक्ट्स को देख लें, अगर हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को देखें तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये फोर्स से. और हमें पता है कि ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दोज टू ऑब्जेक्ट. वो प्रोडक्ट क्या होगा, m1 इंटू m2 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम.
सो इट विल बी डी स्क्वायर, बट जी को तो हम भूल गए, उसे कभी भी भूलना नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कांस्टेंट की टर्म हमें ऑलवेज याद रखनी है। सो ये तो हमें पता चल गया कि ये फोर्स क्या है, बट हम डी कौन सा मान ले, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। बट ये तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स लग रहे हैं, क्या मैं यहाँ से यहाँ तक, लेट मी क्लियर एंड टेल यू, let me clean the screen first and then explain you. Let me clear it and explain you. So it will be, so हम क्या देख रहे थे कि हमें फोर्स पता चल गया कि वो क्या है, बट ये जो डिस्टेंस है क्या ये हम कुछ भी पकड़ ले, मतलब लाइक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इट इज़ गिवन दैट यहाँ से डिस्टेंस इन्होंने पकड़ा है, बट अगर मैंने चाहा कि ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कैन आई टेक डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर और फ्रॉम हियर टू हियर, और आई विल टेक फ्रॉम हियर टू हियर। सो वो तो नहीं चलेगा ना, तो बहुत कंफ्यूजन होगा। सो वैल्यू ऑफ फोर्स, दैट फोर्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन्स। अगर मैंने ये डिस्टेंस पकड़ा तो मेरी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, और किसी और ने ये डिस्टेंस पकड़ लिया तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। सो मतलब क्लैरिटी नहीं रहेगी, मतलब हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या मतलब क्या चल रहा है, वैल्यूज सबकी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो हम डी, ये डिस्टेंस जो है ना, वो कहाँ से पकड़ते हैं? सो वी डू दैट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब क्या? सेंटर ऑफ मास, आपने अगर ट्राई किया होगा ना कि जो रूलर होती है हमारी स्केल, उस पे उसको अपने फिंगर पे बैलेंस करना, लाइक दिस इज़ योर फिंगर एंड ये स्केल है, हम उसे बैलेंस करते हैं अपने फिंगर पे और उसे गिरने नहीं देते, यहाँ पे आती यहाँ पे आती, हम उसे बैलेंस कर लेते हैं। सो दैट बैलेंस, वो बैलेंस हम कैसे कर लेते? हमारा फिंगर जहाँ पे होता है ना, दैट प्लेस इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट स्केल। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या? सेंटर ऑफ मास, लाइक ये अपने आप में ही कहता है कि ये खुद है क्या? ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मतलब क्या? मास का सेंटर मतलब ऐसा एक पॉइंट, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का ऐसा पॉइंट जो उसके अंदर के बाजू में, मतलब इंटरनल पॉइंट है या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब अगर ये सपोज एक 3D ऑब्जेक्ट है, 3D, हाँ हम यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करने वाले हैं, मतलब 2D भी हो सकते हैं, 3D भी। इंटरनल मतलब उसके अंदर एक पॉइंट होगा या उसके बाहर, बाहर मतलब यहाँ पे इस सरफेस पे ऐसा एक पॉइंट जिस पॉइंट पे उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब सारा मास जाके यहाँ पे मिलता है, मतलब मोस्ट ऑफ इट नहीं, सारा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होना, मतलब यहाँ पे अगर हमने उसे कैच किया, लाइक अगर ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, हमने फिंगर से उसे कैच किया तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। सो वो सेंटर ऑफ मास है एक ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट्स कितने हैं हमारी सराउंडिंग्स में? बहुत सारे। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब क्या? अगर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे मतलब सर्कुलर, और अब दूसरे ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस, ये हो गया पेंटागन या समथिंग लाइक दिस, मतलब ऑब्जेक्ट्स विथ इरेगुलर शेप, और ये सर्कल। यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में डिवीजन करते हैं, लाइक दिस डिवीजन इज है, मतलब अगर सर्कल होगा तो उसका जो एक्चुअल सेंटर है ना, वही पे उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। पर अगर इरेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट होंगे तो उनका सेंटर वहाँ रहेगा जहाँ पे इनका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड पे ही उनका सेंटर ऑफ मास रहेगा। पर एक कंडीशन है, अगर सेंटर पे चाहिए सर्कल के और इनके सेंट्रॉइड पे चाहिए तो इनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तभी हमें मिलेगा, विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले होंगे तभी। सो यहाँ तक तो हमने सब कुछ सीख लिया कि एक्चुअली होता क्या है और डिस्टेंस हम कहाँ से काउंट कर लेते हैं एंड एवरीथिंग। मतलब हमने टोटली अब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टडी कर लिया है, मतलब टोटल हम उसमें घुस गए थे और टोटल हमें अब पता है कि क्या होता है एक्चुअल में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आता है, समथिंग एवरीथिंग वी हैव स्टडी। नाउ लेट्स चेक दिस इंट्रोडक्शन अबाउट द साइंटिस्ट। इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट जोहेन्स केपलर।
यही थे वो केपलर जिन्होंने उनके लॉज, केपलर्स लॉ दिए थे, केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ये जोहेंस केपलर कौन थे? ही वॉज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। ये मैथमेटिशियन थे एंड एस्ट्रोनॉमर थे। He started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe in Prague in 1600. And after the sudden death of Brahe 1601 में केपलर को रॉयल मैथमेटिशियन बनाया गया। मतलब क्या, लाइक पुराने ज़माने में होता था कि यहाँ पे टाइको ब्राहे जो थे ना, वो केपलर के गुरु थे। तो अब गुरु के बाद उनके शिष्य ने उनकी जगह ले ली। लाइक पहले टाइको ब्राहे जो थे ना, वो रॉयल मैथमेटिशियन थे, पर उनके गुजर जाने के बाद केपलर वही उनका मतलब सबसे फेवरेट शिष्य होगा या आदर्श शिष्य होगा, जिससे हमेशा ए ग्रेड मिलता रहेगा और समथिंग लाइक दैट। सो उन्हें रॉयल मैथमेटिशियन बनाया गया। एंड केपलर ने क्या किया, केपलर ने अपने जो लॉज दिए ना, वो एक्चुअल में उसके नहीं थे। मतलब क्या किया केपलर ने किया क्या, उसने जो टाइको ब्राहे, उसके गुरु ने जो जो नोट्स बनाए थे, जो जो ऑब्जर्वेशंस किए थे, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को यूज़ किया केपलर ने, एंड देन ही गेव हिज लॉज। एंड केपलर रोट सेवरल बुक्स एंड his work was later used by Newton in postulating his law of gravitation। मतलब क्या, केपलर ने अपने जो लॉज दिए थे उनमें कुछ प्रूफ चाहिए था, एंड दैट प्रूफ न्यूटन ने तो केपलर के लॉ प्रूव कर दिया, पर न्यूटन ने क्या किया, केपलर के लॉ उनके खुद के इस न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव करने में यूज़ किए थे। नाउ लेट्स स्टडी व्हाई न्यूटन हैड टेकन 1 upon d square, this law, why he had taken 1 upon d square, that we'll study now. So let's study it and move forward. So for this way, for understanding it, we will have to understand this one. So हमें क्या है, अज्यूम करना है कि एक planet है, कोई planet, and that planet is revolving around the sun and its orbit, and this orbit is circular orbit. Most importantly, this orbit is circular orbit. सो ये जो प्लैनेट है, इसने इस सर्कुलर ऑर्बिट को रिवॉल्व करने के लिए टाइम लिया टी, टाइम, दैट टाइम इज टी। इस प्लैनेट का खुद का मास क्या है, एम, मास ऑफ दैट प्लैनेट इज एम। वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट इज वी। वो क्या है हम ये बाद में देखेंगे, पहले जस्ट लेट अस इंट्रोड्यूस टू द बेसिक टर्म्स। और ये जो टोटल डिस्टेंस है इस प्लैनेट ने जो ट्रैवल किया हुआ है, दैट इज़ 2πr। हमने यहाँ पे 2πr क्यों कहा, वी हैव सेड हियर 2πr बिकॉज ये जो प्लैनेट है इसका ऑर्बिट है सर्कुलर। तो सर्कुलर हुआ मतलब ये हो गया सरकमफरेंस। सो फॉर फाइंडिंग सरकमफरेंस हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज़ 2πr। तो ये हमने यूज़ कर लिया। और ये जो डिस्टेंस है प्लैनेट और सन के बीच का, अब हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये प्लैनेट का ऑर्बिट ये है हमारे लिए circumference. So distance from circumference, a certain point on circumference and the center, सन तो सेंटर पे है, तो ये जो है हमारे पास, ये हो गया हमारा r। ये डिस्टेंस मिल गया r, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट हमें मिल गया r। तो अब हमने देखा था, हमने सीखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके पास एक फोर्स होता ही होता है, एंड दैट फोर्स इज नन अदर देन आर सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज नन अदर देन अगेन which is equal to this, F is equal to mv square upon r. So now let's put these values in this formula. चलो ये वैल्यूज़ डालते हैं, बट हमारे पास ये तो क्लियर हो गया, एम मतलब एम, ये आर मतलब डिस्टेंस सन और प्लैनेट के बीच का, तो वो तो भी आर है। बट व्हाट अबाउट दिस वी, उसकी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी हमें चाहिए। सो दैट वेलोसिटी इज़ नथिंग अदर देन 2πr अपॉन टी। यहाँ पे 2πr ही क्यों लिया है, वी हैव टेकन दिस ओनली बिकॉज वेलोसिटी का तो वो फॉर्मूला ही है, total distance traveled upon total time taken. So total distance traveled is 2πr and total time taken is t। मतलब सिंपली अगर velocity चाहिए ना तो distance upon time करना है, that is none other than 2πr upon t। So ये चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं। So then f will be equal to m, v स्क्वायर था, तो ये क्या है 2πr
आर अपॉन टी, इसका ब्रैकेट स्क्वायर, एंड अपॉन आर है तो अपॉन आर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन आर। तो वो क्या हो जाएगा फिर, इट विल बी इक्वल टू एम, ये हो गया इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी एंड ईयर 1 अपॉन आर। तो अब ये तो हमें समझ गया ये एग्जैक्टली क्या है। तो अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं और ये ज़रा ज़रा सेपरेटली लिख लेते हैं, मतलब क्लियरली लिख लेते हैं जिससे हमें समझ आएगा। यहाँ पे 4 को हमने आगे ले लिया, पाई को भी आगे ले लिया, आर को भी ले लिया, एम को भी ले लिया। उसके बाद बचे कौन, 1 अपॉन अपॉन वाला आर और टी, मतलब ये अपॉन हो गया टी इंटू आर। सो कहीं पे हमने केपलर के लॉ में देखा था कि इन केपलर्स लॉ व्हाट वी हैड स्टडीड इज दैट कि केपलर्स लॉ में कांस्टेंट दिस के वाज इक्वल टू टी स्क्वायर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, राइट, आर क्यूब। सो वो क्या था, therefore k was equal to t square upon r क्यूब। तो वही हमें यहाँ ये जो कांस्टेंट है ना वो हमें यहाँ पे लाना है। तो हम ये कैसे लाएंगे, ये देखो ऊपर पे आर स्क्वायर है सो मल्टीप्लाई बाय आर। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस बाय आर अपॉन आर। वैसे भी आर अपॉन आर कैंसिल भी हो सकता है, सो उसका इतना कुछ टेंशन नहीं है। सो इट विल बी लाइक वंस अगेन इट विल बी 4 पाई स्क्वायर एम, ये साइड में ले लेंगे, एंड इनटू आर क्यूब अपॉन हो गया और ये आ गया टी यहाँ पे आएगा। सो ये ज़रा इरेज करते हैं हम, ये विल इरेज इट अ बिट लाइक हियर फ्रॉम हियर, ये इरेज कर लेंगे। ये टी को हमें सेपरेट करना है अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया। सो इस टोटल टी स्क्वायर चाहिए था, या सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी, दैट गलती इज हमने टी का स्क्वायर किया ही नहीं था। सो यहाँ पे टी का स्क्वायर होगा एंड दैट स्क्वायर विल बी कंटिन्यू हियर, और यहाँ पे भी टी का स्क्वायर होगा। तो हमें तो मिल गया। अब ये इज़ इक्वल टू के, मतलब क्या, अब इन शॉर्ट हम देखेंगे एक्चुअली हमें क्या प्रूव करना था। तो ये मिल गया हमें 4 पाई स्क्वायर एम, और ये इसकी जगह पे हम लिख देंगे कि इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब क्या, ये 4 है, 4 क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है। मतलब अगर मैं यूनिवर्स के इस कोने से उस कोने में जाऊंगी ना तो ये 4 है ना, तो ये 4 ही रहेगा, ये इट विल नॉट बिकम 5 और इट विल नॉट बिकम 1। सो ये नंबर कांस्टेंट है। ओके, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, सबको पता है, विच इज़ 22 अपॉन 7, उसका स्क्वायर। सो इट विल बी कांस्टेंट वैल्यू। एम, मास ऑफ प्लैनेट, हमने सीखा था कि सीखा नहीं है अब तक, बट यू मस्ट नो दैट मास इज अ कांस्टेंट टर्म, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। सो मास इज ऑल्सो कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, और ये के खुद कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो गया। पर बच गए ये बच गया। मतलब हमने सीखा था कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो होता है ये वाला, इसे रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं। तो ये सब तो ये सारे के सारे तो कांस्टेंट्स ही हो गए ना, राइट, ये तो कांस्टेंट ही हो गए। तो ये इस साइन की जगह पे थे पहले, बट ये आर की जगह पे तो कोई नहीं था। सो ये 1 अपॉन आर हम ऐसे लिख देंगे, और इक्वल टू यहाँ पे क्या था, सबसे पहले ऊपर एफ था, तो वही एफ हम यहाँ पे लिख देंगे एफ। एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें समझ आता है कि न्यूटन ने 1 अपॉन आर स्क्वायर क्यों लिया था और वो एग्जैक्टली कैसे आया, दैट वी हैव लर्नड नाउ हियर। सो इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, नाउ सी, दिस इज ओनली गिवन हियर, this is constant, so f is inversely proportional to r square. अब हमें देखना है कि बिकॉज ऑफ दिस ओनली न्यूटन गेव इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड ऑन दिस बेसिस ओनली न्यूटन्स यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ वाज प्रूव्ड। मतलब उन्हें क्वेश्चन किया गया था व्हाई यू टुक इनवर्स स्क्वायर, मतलब ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों लिया है, मतलब ऐसा अपॉन आर क्यों लिया है। तो उन्होंने इसका जस्टिफिकेशन ऐसे दिया था,
यू नो वन थिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा था, ये जी जो था ना, जी की वैल्यू क्या थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 थी। -11 मतलब कितनी छोटी वैल्यू होगी। यहाँ पे माइनस है मतलब यहाँ इसके पहले बहुत ज़ीरो 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 बहुत ज़ीरो होंगे, एंड वो जो ज़ीरोज़ थे ना, मतलब उनके वजह से मतलब क्या जी की वैल्यू इतनी छोटी है, मतलब जी बहुत छोटे फोर्स है, बट it is much weaker than the other forces in nature, but still it controls the universe and decides its future. मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही फ्यूचर डिज़ाइन हो रहा है, बट हाउ, मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल, it is possible because of huge masses of planets, stars and other constituents of universe. Means universe is a very large means it is a very large area. Wherever you go, our earth is very small in front of the universe, very means very small, so it is not even point size, such big is our universe. And in this universe there are many planets. It is not like that only our solar system exists with a system of planets. There may be some other galaxies are also there. We are in Milky Way galaxy, so like that some other galaxies are also there, and there also may be some planets and that. So ये जो ह्यूज मासेस है ना, मतलब उनके मास कितना है, मास कितना है अर्थ का मास, और अगर हमने जुपिटर का मास देखा तो जुपिटर का मास अर्थ से ज़्यादा है, मतलब अर्थ से कम भी किस वेनस वाले भी प्लैनेट्स है। एंड इसी मास की वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं मतलब ये कंट्रोल कर रहा है हमारा फ्यूचर। Is there a gravitational force between two objects kept on a table or between you and your friend sitting next to you? If yes, then why don't the two move towards each other? Like अगर आपके सामने टेबल होगा और उस टेबल पे आपने नोटबुक रखी होगी एंड पेन रखा होगा, तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। न्यूटन जी ने तो कहा था कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। सो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स ईच अदर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट वो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू उनके बीच में बहुत स्मॉल है। जैसे हमने देखा था पहले कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल की कांस्टेंट की वैल्यू कितनी कम है, इट इज़ वेरी लेस, मतलब इतनी सी वैल्यू है वो। सो वो फोर्स भी उनके बीच का, उनके मासेस कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पेन होगा तो वो तो नहीं होगा ना 25 kg 1000 kg का, वो तो सिंपल अपना ग्राम्स में होगा, उसका वेट भी ग्राम्स में किया जा सकता है। एक नोटबुक का भी सेम है। सो यही हमें देखना है, मतलब क्या कि मैं यहाँ पे चेयर पे बैठी हुई हूँ एंड इन फ्रंट ऑफ मी टेबल इज देयर, देन चेयर इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग द टेबल बट विथ सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज़ वेरी स्मॉल। सो हमें अपने आईज से दिखाई नहीं देता कि वो एक दूसरे की तरफ मूव हो रहा है या समथिंग लाइक दैट। एंड इवन इफ इन स्कूल यू एंड योर पार्टनर इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, सो आपके बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स होता है। अब आपके मासेस तो यूज होंगे, लाइक इट मे बी 45 to 50 और समथिंग लाइक दैट। सो आप भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे, बट एट दैट टाइम आप एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए आपको नहीं दिखेगा। वाई बिकॉज वहाँ पे और भी फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, लाइक फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बेंच विल बी देयर। सो उसकी वजह से भी ये जो स्मॉल वैल्यू ऑफ जी है ना, वो बहुत ही स्मॉल होती जाएगी इसकी वजह से। अंडरस्टूड? Now here an example is given. Mahendra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. मतलब सपोज ये यहाँ पे हमारा महेंद्र है, महेंद्र इज देयर एंड विराट इज देयर। सो दिस इज महेंद्र एंड दिस इज विराट are at a distance of 1 meter from each other. Distance between them is 1 meter and their masses are 75 and 80 kg respectively. Means mass of this is 70 kg and 85 kg. So these masses are given and we are asked to find the gravitational force between them. Sorry, this is 75 and this is 80. This is 75 and this is 80 and 75. So we are asked to find the gravitational force between them. So simply what we will do, we will use this formula which we have learned recently, and which is F is equals to G m1 m2 upon d square. So now we know what is the value of G.
6.67 into 10 raised to minus 11 into m1. Mass of Mahindra is m1, and which is 75 kg, 75, and here mass of Virat is 80 kg upon d square. Distance between them is 1 meter, so 1 square is nothing but 1. So we can simply write it also like which will be equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 into 75 into 80. Now when we will do this calculation, we will get the answer, how much gravitational force is there between them two. So now these calculations are not done here also. So here we are not going to do huge calculations like this. It will not come in exam, but still we need to understand how to put these values in the formula. So this value comes 4.002 into 10 raised to minus 9 Newton. This is the force between this is the force acting between Mahindra and Virat. But this is a very small force, again 4.002 into 10 raised to minus 7. 10 raised to minus 7 means this is a very small force, means we can't see it with our eyes that those two are moving towards each other. Means what I want to tell here is that each and every object is attracting each and every other object, but we cannot see their attraction because this force is very small in nature. Also now here what is given, force on Mahindra F is equals to this. Is this only 4.002 into 10 raised to minus 7 Newton? So here question is that in the above example, assuming that the bench on which Mahindra is sitting is frictionless, starting with 0 velocity, what will be Mahindra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Means what will be Mahindra's velocity after 1 second? Means first is initial velocity is 0. So we need to find velocity, and will this velocity change with time and how it will change. So to find velocity, what we have done here, F is equals to ma. This is the formula. From that we found here first acceleration. What is acceleration between them? So now we got acceleration. So we'll use now Newton's first law. Newton's not first law, first equation of motion, which is equal to V is equals to U plus AT. Now Mahindra is sitting on his bench which is frictionless, and thus his initial velocity is 0. So now we got that his initial velocity is 0. So we will put here 0. V is equals to 0 plus 80, which will be 0 plus 80. And A's value we have, and T is 1. So A will be 5.3 into 10 raised to minus 9 meter per second square. So now we got Mahindra's velocity after 1 second will be this, which is also very small velocity. It is an extremely small velocity. And acceleration velocity will not remain constant, because how distance between them, as Virat, suppose this is Mahindra, this guy is Mahindra, and now he is moving towards Virat. Here it is Virat. If he is moving towards him, now distance will decrease. As distance decrease, velocity will increase. Sorry, not that. As distance will decrease, value of velocity will change, since force between them will also change. And acceleration will also change. Why? Because velocity is changing, distance is changing, and this is there. Now assuming the acceleration in example 2 upper remains constant, how long Mahindra take to move 1 centimeter towards Virat? Means here distance is given. Means we can use here this second equation, which is S is equals to ut plus half at square. Ut plus half at square. Now by using this we will get it. Make sure that you like and share this video. Also subscribe the channel for more updates.